अब ओआईसी की जो मीटिंग हो रही, मेरा ख्याल में हाई टाइम की कि वहां पे एक बड़ा वो स्टैंड लें और एक ऐसा डिसीजन दे, स्पेशली दी इंपॉर्टेंट मुस्लिम कंट्रीज से, और जाके हम ऐसे कर सकते हैं। बेसिकली इट्स वार क्राइम्स के उसमें ये शामिल होगा, क्योंकि वो बाय डिजाइन इस फूड है या दूसरे गुड्स से उनको रोक रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कहा गया है कि गजा अब बाकायदा तौर पर कहत ज़दा हो चुका है, जहाँ पर 10 लाख फ़लस्तीनी किसी भी लम्हे मर सकते हैं। ये एक इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है। 3 लाख के करीब हैं जो बताया जा रहा है जो ज़्यादा इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, लेकिन 10 लाख ओवरऑल हैं। इसके अलावा सफारती सतह पर हसीना वाजिद और भारत के लिए तकलीफ़ का दिन है, क्योंकि पाकिस्तान ने एक और कामयाबी समेटी है। मैं इस सेगमेंट का बाकायदा आगाज़ करूँगी और सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहती हूँ ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब को, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप मुझे ये बताइएगा कि गजा की सूरत हाल हम देख रहे हैं और उसके ऊपर हम आलमी जो जितने भी ममालिक हैं उनको देखते हैं, हुक्मरानों को देखते हैं, उनकी जानिब से खामोशी इख्तियार की गई है। और अब आप देखें, जब इसको बाकायदा तौर पर कह दिया गया है कि यहाँ पर कहत साली मौजूद है और इतनी बड़ी तादाद लोगों की है जो किसी भी वक्त इस सफ़ा हस्ती से ख़त्म हो सकते हैं, तो फिर इस सूरत हाल को देखते हुए ये खामोशी तकलीफ़ का बाइस है। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बट वेरी अनफॉर्चुनेट है कि हम जो रिस्पांस अभी भी देख रहे हैं वो वेस्ट में है, मुस्लिम ममालिक में इतना नहीं है। द ओनली थिंग ये है कि अभी एक जद्दा में कल से एक सेशन हो रहा है ओआईसी का, और जिसमें वो इस इशू को भी एड्रेस करेंगे, और जो प्लान है गजा का ऑक्यूपेशन का, और देन द वेस्ट बैंक में जो सेटलमेंट इजराइल करने जा रहा है उसको एड्रेस करना है। एट द सेम टाइम देखें कि यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर कर दिया फेमन हिट एरिया और ये इस रीजन को, गजा को, और जिसमें ये क्वालिफाई कर गए हैं एज पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कि यहाँ पे जो हालात हैं। और ये देखें कि बाय डिज़ाइन है, क्योंकि ट्रेड को वेपनाइज किया है इसराइल ने, और जिस तरीके से, और साथ ही साइमल्टेनियसली बम्बिंग भी हो रही है। वो इनका विल को तोड़ना चाहते हैं, उनको वो फोर्स कर रहे हैं कि वो वहाँ से निकले। जिस तरीके से अब गजा सिटी पे प्लानिंग हो रही है ताकि वो वहाँ पे ऑक्युपाई करेंगे, सब्सिक्वेंटली दे विल गो टू द साउथ। तो उस सूरत हाल में एक सिचुएशन ऐसी है कि जो मेरे ख्याल में नाकाबिले बंदा सोच भी नहीं सकता जिस तरह के हालात वहाँ पे हुए हैं। लेकिन यह है कि अब ओआईसी की जो मीटिंग हो रही, मेरे ख्याल में हाई टाइम की कि वहाँ पे एक बड़ा वो स्टैंड लें और एक ऐसा डिसीजन दे, स्पेशली दी इंपॉर्टेंट मुस्लिम कंट्रीज से, और जाके हम ऐसे कर सकते हैं कह के। लेकिन अगर खाली मेयर स्टेटमेंट्स पे जब होगा तो मेरे ख्याल में इससे कुछ नहीं होगा। देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी स्पेशली बाकियों ने ये अभी लिखा है कि ये बेसिकली इट्स वार क्राइम्स के उसमें ये शामिल होगा, क्योंकि वो बाय डिजाइन इस जो फूड है या दूसरे जो गुड्स से उनको रोक रहे हैं। सो वार क्राइम्स के तौर पे इजरायली गवर्नमेंट में नेतन्याहू का ये ट्रायल हो सकता है। तो देयर इज ए रियलाइजेशन वेस्ट में बहुत ज्यादा है, बट स्टिल इट इज दी अमेरिका जो रोल अदा कर सकता है, या मुस्लिम्स कल जो है ओआईसी का जो सेशन हो रहा है उसमें कि इफ दे कैन टेक ए स्टैंड तो इसका कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, यानी आप कहना चाह रहे हैं जो सेशन ओआईसी की जानिब से किया जा रहा है वो गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन नहीं होना चाहिए, और अमेरिका जैसा मुल्क अगर इसमें कोई किरदार अदा कर सकता है तो उसे कर लेना चाहिए। सायरा जी, आपसे जब मेरी बात हो रही थी तो आप जिक्र कर रही थी कि मेलानिया को एक ख़त मिला है और ये ख़त भेजा गया है टर्की की फ़र्स्ट लेडी की जानिब से। उस ख़त में क्या लिखा गया है, मैं चाहती हूँ आप उस पर ज़रा रोशनी डाल दें। जी मुनीज़े, आपके प्रोग्राम में इस पे बात हुई थी जिस पे आपने भी गुफ्तगू की थी, हम सब ने इस पे बात की थी। उनके ख़त के मंदरजात वही हैं कि आप यूक्रेन के बच्चों की बात तो कर रही हैं। ज़ाहिर है बच्चे तो वो अपनी ज़ुबान में बात करो तो सांझे होते हैं कि वो ज़ाहिर है वहाँ पर भी बच्चों के साथ जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी नज़र करम फ़लस्तीन में जो हो रहा है और जो गजा में जो गजाई किल्लत हो रही है और जिस तरीके से बच्चों का वो कहते हैं कि नस्ल खुशी हुई है, अगर उसके ऊपर भी कुछ गुफ्तगू हो जाती या वो भी इनके कंसर्न में शामिल होता तो बहुत अच्छी बात होती। अभी ये जो गुफ्तगू चल रही थी, ये मैं सुन रही थी, तो हमने ट्रम्प साहब को नॉमिनेट तो कर दिया अमन के नोबेल प्राइज के लिए, तो उनसे थोड़ा हम ये भी कह देते कि खुदा के वास्ते मतलब सहूलतकारी बंद कर दें, और यहाँ पर जो वहाँ पर हो रहा है, जो नस्ल कशी हो रही है, जो बच्चों के साथ हो रहा है, जो खुराक उन्होंने वहाँ पर जो जहाज जाने थे, जो इमदादी जहाज हैं वो रोके, और वहाँ पर वो आपने भी देखा, हमने भी फुटेज देखे कि लोग मट्टी खा रहे हैं और वो मट्टी मिला आटा फाँक रहे हैं, और जिस तरीके की वो आ रही है, मैं तो परेशान हूँ कि ये वो तो इस आजमाइश
उनकी नहीं है, वो आजमाइश हमारी है। ये जो OIC के इजलास आते हैं, माफ कर दीजिएगा, बैठेंगे और उसके बाद गुफ्तगू होके चली जाएगी। जिस तरीके से बैठे थे और जब वो ट्रंप साहब आए थे और सब ने बड़ा उनका अच्छे तरीके से मनोरंजन भी किया, तो क्या उस पर ये बात नहीं हो सकती? सीज फायर हमने, हिंदुस्तान ने, ट्रंप साहब ने वो सब तो करवा दिया, पर जब उन्होंने नेतन्याहू को बोला तो वहां से कोई जवाब नहीं आया और वो वहां पर जंग रुकवा नहीं सके। लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि उनको अमन का जो वो नोबेल प्राइज है वो मिले। तो ये दोहरे मेयार है। और बात आपने स्टार्ट की थी कि उनके खत से, तो जाहिर है वो भी वही हम लोगों के अल्फाज हैं कि अगर आपको यूक्रेन के बच्चे नजर आए हैं तो आपको यहाँ पर फलस्तीन में और जो गजा में बच्चे हैं उनको भी देख लेना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ कि साथ में जो कश्मीर में हुआ था उसको भी देख लेना चाहिए। ऐसे थोड़ी कि अगर वो आपके दिल के करीब हैं तो आप उसके लिए आप खत लिखकर और आप वो कर रहे हैं, लेकिन बच्चे, बाकी जो बच्चे हैं आपके सामने, तो एग्जैक्टली सायरा जी, मैं आपको यही बता रही थी कि फर्स्ट लेडी ऑफ टर्की ने जो खत लिखा है मिलानिया को, उसमें यही कहा है कि अगर आप उन बच्चों के लिए इतनी फिक्रमंद हैं, इतना दर्द दिल में रखती हैं, तो फिर अब की बार आप गजा के बच्चों के लिए भी कुछ करें, और उसके ऊपर अगर आप कुछ करती हैं तो वो फिर हम उसके ऊपर अगर कोई पॉजिटिव चेंजेस देखते हैं या कोई अच्छे नताइज देखते हैं तो वो अच्छी बात होगी। साथ आप बेंजामिन नेतन्याहू को भी अप्रोच करें और उनसे कहें कि बच्चे वहां पर भी मौजूद हैं। यही कहा गया था उस खत में। मैं चाहती हूँ कि शहजाद हुसैन भट्ट साहब आप मुझे उस दौरे के बारे में बताएं जिसकी भारत को तकलीफ हो रही है, हसीना वाजिद को खटक रहा है, अब पाकिस्तानी वीजा फ्री बांग्लादेश जा सकेंगे। दुरुस्त कह रही हैं मुनीज़े आप। हमारे वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार जो बांग्लादेश की आप बात कर रही हैं, उनके मशीर ख़ारजा से मुलाकात हुई है। 6 मुआहदे अब तक हो चुके हैं, एग्रीमेंट MOU साइन हो चुके हैं, और हमारे वफाकी वज़ीर तजारत जो जाम कमाल है वो भी हंगामी तौर पर बांग्लादेश में मौजूद। अच्छा, अब सवाल ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर, ये एक चीज़ मुतारफ़ करवाई जा रही है, ये तल्लुकात को उभारा जा रहा है, और 100 से ज़्यादा इस वक्त जो तादाद आ रही है बच्चों की, बांग्लादेश के बच्चों की 100 से 500 के दरमियान, उनको आप 5 साल के दौरान जो है वो स्कॉलरशिप दे रहे हैं। अच्छा। मतलब तल्लुकात यहाँ तक आगे हैं कि उनके बच्चे आ रहे हैं, स्कॉलरशिप ये उनको दे रहे हैं, हालात यहाँ तक आगे हैं। और ये मैं समझता हूँ आने वाले वक्त में ना ये खित्ते में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। ये सागदार का जो है ये दौरा, ये बड़ा अहम होगा। लेकिन इस वक्त मुझे नजर आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, जो कि बहुत काबिल आदमी हैं। ब्रिगेडियर साहब, आप ही से मैं जानना चाहता हूं कि भारतीय जो चीफ है जनरल अनिल चौहान, वो अनिल चौहान दुख और रोते हुए लहजे में कह रहा है, मुझे जरा समझा दें कि पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश के मफादात आपस में जुड़े हुए हैं जो इलाकाई इस्तेकाम को मुतासर कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका से हमारे तल्लुकात बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं, और दूसरी तरफ बांग्लादेश को की अगर मैं बात करूं तो उसके साथ भी हमारे मामला, ये जो ड्रामाई तब्दीली हो रही है, क्या भारत को के लिए खतरे की घंटी है, और क्या इससे भारत को वाकई खौफजदा होना चाहिए? और आसान ज़बान में मेरे नाज़रीन को समझाए कहानी क्या है फ्यूचर की। जी हाँ, देखिए मेरे ख्याल में अभी जो 25 जून को वैसे एक चाइना में एक ट्राइलेटरल मीटिंग भी हुई थी जिसमें पाकिस्तान, चाइना एंड बांग्लादेश के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे थे, और एक सिंबॉलिक जेस्चर वहाँ से भी एक आया था। फिर सेकंड देखें, जब गवर्नमेंट चेंज हुई अवामी लीग आफ्टर 15 ईयर्स, जब वो 5 अगस्त को वहाँ से भागी लास्ट ईयर, तो उसके बाद जब वो वापस से हुकूमत आई है, प्रोफेसर सब वापस आ गए, उन्होंने टेक ओवर के एज ए चीफ एडवाइजर के तौर पे। फिर जिस तरह वहाँ पे हमने रिएक्शन देखा है, स्पेशली पाकिस्तान के लिए जो जेस्चर्स हैं, देखे जो 2 भाई जो बिछड़ गए थे वो वापस आके मिले हैं, और तो वो एक ऐसा स्ट्रांग है कि जो मोहब्बत उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट की है टुवर्ड्स पाकिस्तान बांग्लादेशियों ने, और एक्सट्रीम हेट्रेट हमने देखा टुवर्ड्स अवामी लीग और शेख मुजीब और जिस तरीके से वहाँ वाक़ियात हुए थे। अब खतरा क्या है? जिस तरह ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, ट्रस्ट हुआ है बिटवीन द 2 कंट्रीज, पाकिस्तान बांग्लादेश की बात हम बात करें, तो अब वो पहले वो समझते थे कि ईस्ट में जो उनका है कि वहाँ पे सेफ है, वहाँ पे कुछ नहीं होगा, लेकिन अब उनको वैसे अपनी इनके असम्पशंस में बहुत सारे हैं कि इधर अभी नॉर्थ ईस्ट में देखें 7 स्टेट्स से तमाम के तमाम 7 स्टेट दे आर स्ट्रगलिंग फॉर इंडिपेंडेंस। वो सार के सब वो मंगोलाइट हैं, और जब उनके एथनिसिटी हम देखा जाए तो वो अपने आप को वैसे भी समझते हैं
डिफरेंट फ्रॉम द मेनलैंड इंडिया से। और फिर ऊपर से ये है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, देखिए जो बांग्लादेश के नॉर्थ में है, वो 22 किलोमीटर एट नियरेस्ट पॉइंट पे है, और उसके ऊपर एग्जैक्टली चुंबी वैली है, वहां पे चाइनीज बैठे हुए हैं। सही। किसी वक्त चाइनीज दे कैन कम डाउन, तो वो अगर कॉरिडोर बंद हो जाएगा तो उस में शेख हसीना ने एक एक्सेस दिया था थ्रू बांग्लादेश टू इंडिया की वो नॉर्थ ईस्ट को एक्सेस करे, तो वो भी पॉसिबिलिटी अब निकल गई है। नॉर्थ में भी खतरा आ गया है, और ऊपर से ऑलरेडी एक वहाँ पे स्ट्रगल चल रही है फॉर इंडिपेंडेंस, तो अब उनके लिए खतरा पड़ गया कि वहाँ पे फिर जैसे चाइनीज की प्रेजेंस से चिटागांग को डेवलप कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनके प्रेजेंस से BRI में बांग्लादेश जा चुका है। मसूद साहब, कता कलामी की माजरत चाहूंगी मैं आपसे, कता कलामी की माजरत चाहूंगी, लेकिन सलमान आबिद साहब को भी शामिल है गुफ्तगू करना है। सलमान साहब, आप मुझे बताएं कि अब अगर ये ताल्लुकात बेहतरी की जानिब जा रहे हैं तो फिर क्या सार्क को भी रीवाइटलाइज किया जा सकेगा? देखिए, हसीना वाजिद के दौर में पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बहुत ख़राब थे और बहुत ज़्यादा बदएतमादी का माहौल था, और हसीना वाजिद का जो ताल्लुक भारत के साथ था, वो जो नेक्सस बना हुआ था भारत और बांग्लादेश का, वो पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा था। इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना था इंडिया के साथ भी और बांग्लादेश के सामने भी। और अब जब हसीना वाजिद का दौर ख़त्म हुआ और वहाँ डॉक्टर यूनुस साहब आए, तो उसके बाद एक नया ताल्लुकात का दौर शुरू हुआ है, जो कि जिस तरह से अब तिजारती माहिदे हो रहे हैं और जिस तरह से ताल्लुकात और सफारतकारी के मामलात पाकिस्तान और बांग्लादेश में बेहतरी पैदा हुई है, वो यकीनी तौर पे हसीना वाजिद और नरेंद्र मोदी के एजेंडे के बिल्कुल बरक्स है। और इसीलिए उनके लिए वो जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वो तकलीफ़ का दिन है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जो हैं वो अपनी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, इक़्तिसादी ताउन की बात कर रहे हैं, सियासी ताउन की बात कर रहे हैं, तिजारती ताउन की बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे पाकिस्तान के लिए इलाकाई सूरत हाल के अंदर आप देखें तो जिस तरीके से अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है, जिस तरीके से बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की बात हो रही है, जिस तरीके से चाइना पाकिस्तान रिलेशनशिप है, तो एक रीजनल कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान के लिए बेहतरी के नए अपॉर्चुनिटीज पैदा हो रही हैं, और अमेरिका भी, यानी अमेरिका भी उस खित्ते के अंदर है। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए तो बेटर साइन है कि वो इस रीजनल पॉलिटिक्स में एक सिग्निफिकेंट प्लेयर के तौर पर सामने आ रहा है, और जिस तरह से बांग्लादेश ने रिस्पॉन्स किया है वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बेहतर उम्मीद की किरण है कि पाकिस्तान और रीजनल पॉलिटिक्स में मिलकर ज्यादा बेहतर तरीके से किरदार अदा कर सकता है। बहुत शुक्रिया आपका सलमान आबिद साहब और शहजाद साहब, हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब भी मौजूद थे। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। सायरा बानो साहिबा का भी। बात यह है कि पाकिस्तान सफारती तौर पर बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहा है, और अगर यूं ही सिलसिला चलता रहा तो पाकिस्तान मजीद तरक्कियां समेटेगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि विलियम डलरिम्पल की किताब दी एनार्की में मैंने जो सबक सीखा है वो यही है कि गजा की सूरत हाल जो मैं आज देख रही हूँ, इस तरह ही होता है जब कोई ताकतवर कुव्वतें किसी भी मजलूम के ऊपर काबिज हो जाती हैं, अपने मुफाद के लिए वहाँ का सिस्टम तहस नहस कर देती हैं और जुल्म बर्पा कर देती हैं, तो फिर इसी तरह होता है जो आज हो रहा है। तो जहाँ मीटिंग होने जा रही है OIC की, वहाँ पर करना ये होगा कि इंसाफ, खुद मुख्तारी और इंसानी हुकूक के लिए आवाज़ को बुलंद करना ज़रूरत वक्त है। अगर ऐसा ना किया गया तो कल को इस जगह कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हैं, मैं हो सकती हूँ, कोई भी और हो सकता है। तो ये वो वक्त है जब इसके लिए आवाज़ उठाई जानी चाहिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।